पंचायत आज तक, जो कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनावी हालात पर हम करते हैं, उसको पेश करने के लिए एक बार फिर जो आखिरी सत्र उसका है, उसके लिए हम यहां पर इस समय मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं और आज की तारीख अगर आप देखें तो 10 जनवरी, 2 महीने बाद जब मैं आपसे बात कर रही होंगी योगी जी, उस दिन यूपी का चुनावी टैली क्या कह रहा होगा? बीजेपी उस दिन 3/4 से अधिक सीट जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही होगी। पिछली बार भी आपको पता नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उस समय एक ऐसी औचक घोषणा थी कि किसी को समझ नहीं आया था कि ये हो क्या गया है। इस बार हम समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव है और वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, आज हमारा फोकस चुनाव पर है जी। ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किया, उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहे, हम उसको फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हर हाल में अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, मंत्री कौन बनता है, महत्वपूर्ण ये कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो मतलब अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ये आपके हिसाब से बस ध्यान भटकाने के लिए चर्चा होती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी में सीएम फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज का दिन हमारा केवल एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर फिर से जीते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की प्रदेश के अंदर बननी चाहिए। तो अगर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी तो योगी जी के कौन सा एक ऐसे काम की वजह से देश की जनता आपके पीछे खड़ी रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 2017 विधानसभा चुनाव में जो कहा था वह करके दिखाया और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन था, हमने उसको बदला है। किस मामले में? कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज मैं कह सकता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक नजीर बनी है। ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले जहां से पलायन होता था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग की है किराना की पलायन को लेकर के। आप लोग खूब इसको उछालते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि किराना से 2017 के पहले जिन लोगों ने पलायन किया था वे लोग वापस आए हैं। आज किराना में फिर से चहल पहल शुरू हुई है। ये किसके कारण? ये फर्क साफ है। 17 के पहले पलायन होता था, 17 के बाद जो लोग पलायन किए गए वो वापस आए हैं। पलायन अपराधी किए हैं यूपी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती थी। 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को उनकी आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य दूर के रिश्तेदारी में भेज दिया था, वे सभी लोग आज वापस यूपी में आए हैं। यूपी में ही वे मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हर जगह वे बेटियां फिर से पढ़ रही हैं। ये सुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य है। तीसरा, पहले की सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, प्रदेश के आमजन की सुरक्षा के लिए या विकास के लिए संवेदनशील नहीं थी। वे संवेदनशील थे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने के लिए। और हमारी सरकार ने शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाया। हर बेटी को सुरक्षा दी, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए हैं और हमारी संवेदना प्रदेश के गांव के विकास के लिए है,
गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए है, समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए है। और पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का शागिर्द बनकर के प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने थे, आवश्यकता पड़ी तो सरकार का बुलडोजर उन माफियाओं पर चलने में भी संकोच नहीं किया है। ये फर्क साफ जनता को प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है और ये प्रदेश के परसेप्शन को पूरे देश और दुनिया के अंदर बदला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया है, इस बार बहुत चर्चा चल रही थी कि पूरब से पश्चिम की ओर चुनाव होंगे, शायद जब चरणों का ऐलान होगा कि पूर्वांचल से होते हुए तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हो रही है। नाराजगी का डर है, अभी किसानों की नाराजगी दूर हो गई है पूरी? देखिए, ये भारत निर्वाचन आयोग का अपना अधिकार है, कहां से उनको सहूलियत होती है, इलेक्शन कहां से किस ओर से करने हैं, किन चरणों में करने हैं, कितने इसमें होने हैं, ये इलेक्शन कमीशन का राइट है, वो अपना तय करता है और उसको मानना सभी राजनीतिक दलों की बाध्यता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के अंदर किसानों के उत्थान के लिए जो काम देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के समय हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। और मैं कह सकता हूं कि किसानों की नाराजगी न पहले थी, न आज है, न आगे होगी, क्योंकि किसान अपना हितैषी मोदी जी को देखता है या बीजेपी सरकार को देखता है। और जितना कार्य हुआ है, अब आश्चर्य करेंगे कि पिछली सरकारों के समय प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी यूपी में नहीं थी। ये जो हम एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को दे रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार में देना शुरू हुआ था, इससे पहले नहीं मिलता था। हमने देना शुरू किया, रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है यूपी, और ये वही यूपी है। आज के दिन पर यूपी की पॉपुलेशन देश की कुल पॉपुलेशन की 16% है, लेकिन यूपी के अगर खाद्यान्न उत्पादन की उसको आप देखेंगे तो देश के अंदर 22% खाद्यान्न उत्पादन यूपी कर रहा है। किसान जो प्लान कर रहा था खेती से, आज वापस खेती की तरफ मुड़ा है। हम लोग इस दौरान लगभग 20 लाख हेक्टेयर लैंड, अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाए हैं। एमएसपी का लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में दिया है। गन्ना किसानों का जब 2017 में हम लोग आए थे, तो उस समय 2010 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया था। हम लोग 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में किए हैं। यानी किसानों के हितों के लिए जितना कार्य पिछले 5 वर्ष के अंदर हुआ है, 50 वर्ष में इतना काम नहीं हुआ। पर गन्ना बेल्ट में ही समस्याएं आ रही हैं। कोई समस्या नहीं, हमने तो बंद चीनी मिलों को चलाया है। राकेश टिकैत जमकर प्रचार कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। देखिए, वो तो पंचायत में भी प्रचार किए थे, और पंचायत में भी किए थे, और पंचायत चुनाव में अपने स्वयं के घर की सीट नहीं बचा पाए थे। तो ये तो उनको आधार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है योगी जी कि देखिए, किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी का काट निकालना आसान होता है, पर इन चुनावों में हम देख लें तो राकेश टिकैत ऐसा नहीं है कहीं से लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से है, वैसी चीज नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति का काट निकालना ज्यादा मुश्किल होता है? आप देखिए, हमारे लिए, हम अपने मुद्दों पर चुनावी मैदान में हैं। हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जन विश्वास पर कभी खरा नहीं उतरा हो, जिसकी विश्वसनीयता कभी भी हमेशा संदिग्ध रही हो, वह इस चुनावी उसमें कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए, हम जनता जनार्दन के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो हर जगह अपनी सौदेबाजी कर रहा हो। हम उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो। हमारे राजनीति में कुछ सुनिश्चित मूल्य और सिद्धांत हैं। हमने राष्ट्रवाद के इतर नहीं जाना है तो हम नहीं गए। हमें सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी तो हमने उसको सुनिश्चित किया। पर आपका विरोधी है कौन फिर? किससे लड़ रहे हैं आप यहाँ पर? कौन सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए? जो चुनाव में हमारे सामने आएगा, समाजवादी पार्टी। मैं क्या कहूँ, सभी लोग आएंगे हमारे खिलाफ। तो 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन बना था। मुझे लगता है उस समय संभवतः एक इंटरव्यू में आप ही ने पूछा था कि अब तो महागठबंधन आ गया, क्या करेंगे? तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चुनाव का परिणाम आने दीजिए, गठबंधन चारों का निश्चित होगा। और चुनाव के बाद मैंने तब भी कहा था कि बुआ और बबुआ एक दूसरे को कोसेंगे। हुआ क्या था? परिणाम क्या आया था? आप लोग तब भी कहते थे सपा दूसरे नंबर पर रहेगी या नंबर 1 पर रहेगी, यही बोलते थे ना। लेकिन हुआ क्या? नंबर 2 पे बुआ आ गई
बबुआ को उन्होंने ही दबा दिया, उनके हाथी ने कुचल दिया। तो अब तो उनके पास ये भी नहीं बचा है। विश्वसनीयता, राजनीति में विश्वसनीयता होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ट्रेंड आप थोड़ा देखें, 2014, 2017, 2019, उत्तर प्रदेश की जनता ने परंपरागत वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को खारिज किया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवाद को हाथों हाथ लिया है। योगी जी, परंपरागत राजनीति ने नहीं, हो सकता है कुछ चीजें बदल रही हो, क्योंकि परंपरागत राजनीति तो कहती है कि 37 साल में किसी को रिपीट नहीं किया है। तो इसीलिए तो मैं आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं। लोग ये भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा करता अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। तो मेरा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना। आप भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि मैं तोड़ ही रहा हूं, उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आया हूं। इस बहाने में मैं इसीलिए आया हूं कि जनता के सारे भ्रम को तोड़ेंगे। जो लोग गुमराह करते थे, प्रदेश को लूटते थे, अपने परिवार का भरते थे और जनता को केवल ख्याली पुलाव खिलाते थे, केवल एक गुमराह करने के लिए वो करते थे, उनको ये बताने के लिए मैं आया हूं कि देखो, जो वास्तविकता वो वास्तविकता, सत्य हमेशा शाश्वत होगा। हम उस सत्य पर विश्वास करें, ये झूठे नारों पर विश्वास न करें। ये जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर अपने स्वयं के विकास के लिए कार्य करने वाले लोग, ये कभी न प्रदेश के हितैषी होंगे, न किसी जाति के हितैषी होंगे। ये केवल अपने हितों के लिए, अपने पेशेवर गैंग को प्रश्रय और प्रेरित करने के लिए लोग आए हैं। इनको कभी आगे मत बढ़ने देना। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। लोग कहते थे ना इस बात को, जब मैं नोएडा गया था तब भी इन्होंने कहा था ना कि नोएडा जो जाता है वो सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। मैं तो अपना कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक पूरा कर रहा हूं। मैं तो हमेशा, मुझे जब मैं पहली बार, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैं बिजनौर का दौरा करने के लिए गया तो हमारे अधिकारी मेरे पास है, उन्होंने कहा साहब बिजनौर कोई सीएम जाता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा साहब ये माना जाता है कि जो सीएम वहां जाता है कार्यकाल पूरा नहीं होता। तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। फिर नोएडा की बात आई तो मेरे पास तो और भी, यानी कई जगहों से फोन आया, कहा कि नोएडा के बारे में ये धारणा है, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अगर मानते हो तो। मैंने कहा भी नहीं, अगर है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति का जन्म ही शाश्वत नहीं है, अस्थाई नहीं। व्यक्ति ने जन्म लिया, उसको मरना एक दिन, ये तय है। जब जीवन अस्थाई नहीं है, कुर्सी किसी की अस्थाई नहीं होती, और हम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके अपनी कुर्सी को बचाएंगे, ये नहीं हो सकता। हमारे लिए जनता जनार्दन के रूप में लोकतंत्र में है, उसकी सेवा करेंगे, उसके हितों के लिए कार्य करेंगे, कुर्सी रहे न रहे इसकी परवाह नहीं करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा, बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना किसी डिगे, बिना किसी डिगे हमने काम किया है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए 15 जनवरी तक तो अभी रैलियां नहीं होनी है, लेकिन जब तक हो रही थी, अभी अखिलेश यादव की रैली में भी बहुत लोग आ रहे थे, बहुत भीड़ आ रही थी। भीड़ क्यों नहीं आ रही थी? देखिए, उनकी एक भीड़ को आप 10 जगह दिखा रहे थे, एक भीड़ को दिखा रहे थे, और बीजेपी के भीड़ के विजुअल्स को नहीं दिखा रहे थे। उनकी भीड़ में 8 से 10 हजार की भीड़ होती थी, बीजेपी की भीड़ में 2 लाख से लेके 4 लाख तक की भीड़ होती थी। अंतर यही था, यही डिफरेंस आपको चुनाव के दौरान भी दिखाई देगा। उनके गठबंधन अच्छे हुए हैं इस बार, उन्होंने सोच समझकर, जैसे आरएलडी के साथ। मैंने कहा ना, आरएलडी उनके साथ पिछले समय भी था। 19 में सपा भी थी, बसपा थी, आरएलडी थी, कांग्रेस भी थी, और समाजवादी जो ये आपका जो है, आपका भारत समाज पार्टी भी थी, मोदी वर्सेस ऑल था, सभी लोग था ना। 2019 में तो सभी एक तरफ थे। वे लोग कम हुए हैं, 19 की तुलना में कम हुए हैं। 19 में जितने उनके साथ लोग थे, सपा से बीएसपी अलग लड़ रही है। 2019 में कांग्रेस उनके साथ थी, आज कांग्रेस उनसे अलग लड़ रही है। तो अंतर क्या होता है? अंतर क्या पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। चुनाव हमने देखा है कि जब प्रचार की शुरुआत होती है तो विकास की बहुत बातें होती हैं, बीजेपी की तरफ से भी बहुत। प्रधानमंत्री अब ताबड़तोड़ शिलान्यास के लिए निकल पड़े, बहुत वो सारे राजनीतिक आरोप एक तरफ हैं
जिसमें यह कहा गया कि आप लोग दूसरे के कामों पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आरोप लगा वो ये कि देखिए चुनाव नजदीक आए, ध्रुवीकरण शुरू हो गया, यानी मुंह में विकास, बगल में ध्रुवीकरण। देखिए विकास तो हम 5 साल करा रहे थे। अब मुझे बताइए 2020 में कौन चुनाव था जब राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हुआ था? और तब तो आप ही मेरा संभवतः इंटरव्यू लेने के लिए अयोध्या में थी, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। चुनाव तो 22 में था, तब कोई चुनाव था क्या? 2018 में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास किया था, तब कोई चुनाव था क्या? जल जीवन मिशन का शुभारंभ 2018 में प्रधानमंत्री जी ने किया, तब कोई चुनाव था क्या? देखिए मैंने पहले भी बताया ना कि राष्ट्रवाद उसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसका दूसरा पक्ष है सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का। हमने पहले कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए अगर ये देश 1947 में देश की आजादी के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जिस अभियान का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, कांग्रेस ने उससे पीछे हट करके मुस्लिम तुष्टीकरण को नहीं अपनाया होता ना, इस देश में बहुत सारी समस्याएं नहीं होती। आतंकवाद नहीं होता, नक्सलवाद नहीं होता, अलगाववाद नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। भाई एक देश है तो एक देश को एक व्यवस्था से, एक विधान से संचालित किया जाना चाहिए। धारा 370 की आवश्यकता नहीं थी। यानी एक तरफ कांग्रेस सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 लागू करती है। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का था। एक तरफ आज कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, और दूसरी तरफ 2005 में जब सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए सरकार की, गठबंधन की सरकार थी, सपा बसपा दोनों इनको बिन मांगे समर्थन कर रहे थे। तब ये कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते थे, कहते थे कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, ये मिथक हैं। कुछ भी संकोच नहीं हुआ। एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस भी लेते थे। ये सपा बसपा इन सबका तो यही कैरेक्टर है। तो क्या इन मुद्दों पे बोलना सांप्रदायिकता तो नहीं हो सकती? अयोध्या में राम मंदिर बनना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का बनना, मथुरा, बरसाना, वृंदावन के समग्र विकास की कार्य योजना को लाना, या प्रयागराज कुंभ होना, मां बिंदुवासिनी के धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करना, ये कहां से सांप्रदायिकता है? नहीं, मैं ध्रुवीकरण की बात कर रही हूं। ध्रुवीकरण कहां से हो रहा है? 80% और 20%। हाँ, ये तो 80 बनाम 20 तो है ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। आपने कहा था हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं है, मैं अपनी गर्दन भी काट कर रख दूं तो भी वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मैं सही बोल रहा हूं? आप एक खास समुदाय की बात नहीं कर मैं रहे? किसी खास समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं। जो हिंदू विरोधी हो और राष्ट्र विरोधी है। क्या इस 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है? मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, समाज को मार्गदर्शक है, और समाज का मार्गदर्शक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण होने से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? गरीब कन्याओं की शादी हो रही है, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? 15 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न मिल रहा है, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा?
ये बातें वे लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, वो ये बात कहते हुए ये जिक्र भी करते हैं कि क्या इसी वजह से केंद्रीय मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कि ब्राह्मण और ज्यादा नाराज ना हो जाए। देखिए, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि सरकार ने लखीमपुर के मामले में जो कार्रवाई की है, नियमानुसार कार्रवाई की है और कार्रवाई करने में कोई संकोच भी नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति मौके पे मौजूद नहीं, आप उसको जबरदस्ती कैसे अपराधी बना देंगे? और फिर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है। इसमें राज्य सरकार की भी अब भूमिका नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं देख रहा है इन सारी चीजों को, तो आप किसी मामले को निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले ही जबरदस्ती सूली पे किसी को टांगना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। एजेंसियां तो वही काम करेगी जो मेरिट पे होगा, और जो काम अब तक मेरिट पे हुआ वही उन्होंने किया भी। पहली बार ऐसा होगा कि, या यूं कहूं कि पहला बड़ा चुनाव है राम मंदिर निर्माण शुरुआत होने के बाद। इस समय क्या ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जिस पर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वादा किया जाता था, वो मुद्दा चला गया है, या फिर ये? देखिए, हमने मुद्दा कभी नहीं कहा। हमने तो हमेशा ये कहा कि देखिए, हम जो कहेंगे वो करेंगे। हमने 2017 में जो कहा वो करके दिखाया, 14 में जो कहा वो करके दिखाया, 2019 में जो कहा मोदी जी ने वो करके दिखाया, और हम फिर जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हमने जो कहा था वो करके दिखाया, फिर जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से और विकास की योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, नौजवानों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। तो राम जी भी स्वप्न में आकर कुछ कहते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, हमारे स्वप्न में तो आएंगे। मेरे स्वप्न में नहीं आएंगे तो किसके स्वप्न में आएंगे? और मैं जरूर देखता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है। पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण, बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं चर बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी। सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू किया था। प्रदेश में पहले दंगे की शुरुआत कहां से होती है? इनकी सरकार बनने के ठीक 1 महीने के बाद पहला दंगा होता है, यानी 1 महीने के अंदर ही शुरू होता है कोसी कला से। और जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस समय भी इनकी दंगा, अंतिम जो दंगा हुआ था इनका मथुरा में ही हुआ था, जवाहर बाग की घटना। तो भगवान कृष्ण तो उनको कोसने के लिए जाएंगे कि भाई अब कुछ तो लोक लाज रखो। जब मौका चर बार दिया तब तो कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं, राम है ही नहीं, और आज जो है कहते हो कि सब कुछ जो है अब हम पे ऊपर छोड़ना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो बीजेपी के ऊपर है। तो मथुरा के लिए भी योजना है? क्यों नहीं, मथुरा के क्यों नहीं बनाएंगे? अयोध्या, देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के सनातन धर्म की परंपरा में जो 7 पवित्र नदियां हैं, 7 में से 3 तो यूपी के अंदर है। अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि इन सभी पुरियों का समग्र विकास के लिए सरकार कुछ कर सके। पर हेमा मालिनी जी ने कहा एक आयोजन में कि मैं तो चाहती हूं कि योगी जी यहां से आए, चुनाव लड़े मथुरा से। देखिए, पार्टी तो पार्टी तय करेगी मुझे कहां से चुनाव लड़ना। नहीं, पार्टी तो तय करेगी, लेकिन योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। मतलब चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा ना, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कोविड के समय में वर्चुअल रैलियों की बात अब है, वर्चुअली सारी चीजें होंगी, कितना बदलेगा? मतलब मुश्किलें होंगी? देखिए, आपदा के समय ही आवश्यकता के अनुरूप रास्ता भी निकलता है, लेकिन जो लोग अपने को कहते थे कि हम डिजिटली वेल इक्विप्ड हैं, कल मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान देख रहा था
उन्होंने तो अपने हथियार पहले ही डाल दिए। उन्होंने कहा साहब चुनाव आयोग हमारे लिए व्यवस्था करे। यानी अब ये इनकी असलियत सामने खुल चुकी है। यानी अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट घोषित ही की और केवल 15 जनवरी तक अभी रैलियों पे रोक लगाई है। मुझे लगता है रैलियों पे रोक आगे भी हो सकता जाए, क्योंकि अभी तो कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं। ये तो पीक पे आने में भी समय लगेगा। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। पर क्या सोशल मीडिया पर, चूंकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब टूल किट की बात बहुत होती थी और वो जुड़ी हुई थी सोशल मीडिया से ही, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती कि देखो टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वो ज्यादा मजबूती से उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पर यह लगता है कि मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं, उल्टा ही पड़ सकता है कहीं? देखिए, हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं। यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। प्रियंका वाड्रा कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आप लोग उसके बाद महिलाओं को रिझाने के प्रयास में दिखते हैं। कांग्रेस कहती है कि ये हमसे डर रहे हैं। वो 40% महिलाओं को कह रही हैं कि सीटें देंगी, इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट देंगी। उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे तो कहां से देंगे? कैंडिडेट इसलिए नहीं मिलेंगे कि महिलाएं नहीं है या नहीं, कांग्रेस की तो टिकट पर? कांग्रेस के टिकट पे कोई जाएगा? मुझे एक बात बताइए, आईसीयू में पड़े हुए किसी व्यक्ति से अगर आप कहेंगे कि उसे मैराथन दौड़ना है, क्या वो दौड़ पाएगा? और कांग्रेस के स्लिप तो सबके सामने आ रही है। क्या क्या नजारे पेश कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री जी तक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कितना बेशर्मीपूर्ण बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री का कि पीएम की सुरक्षा की ब्रीफिंग वह प्रियंका वाड्रा से कर रही है। ये क्या तरीका है? आप संवैधानिक पद पर बैठ करके पूरी व्यवस्था की ध्वजियां उड़ा रहे हैं। क्या नजीर प्रस्तुत करना चाहती है कांग्रेस देश के अंदर? आपको यकीन है जो हुआ साजिशन हुआ? हाँ, मेरा मानना है कांग्रेस इस बात की अभ्यस्त है, इस प्रकार की साजिश की अभ्यस्त है। कब ने इसने साजिश किया है? ये देश के खिलाफ साजिश करने वाली पार्टी है, गरीबों के खिलाफ साजिश करने वाली पार्टी है, देश में आतंकवाद, अलगाववाद और वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाली पार्टी है। क्या उम्मीद आप इससे कर सकते हैं? पर कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में तो कुछ होना नहीं है बीजेपी का, जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि यूपी में एक सिंपैथी वेव मिल पाए। देखिए, ये तो 10 मार्च को चुनाव परिणाम बता देंगे। कांग्रेस जिस नकारात्मक राजनीति को कर रही है या की है, आज उसका खामियाजा भुगत रही है और आने वाले समय में देश की जनता उसको और उसका खामियाजा भुगते। ये सिंपैथी के लिए नहीं हुआ है। ये सिंपैथी, कौन सिंपैथी नहीं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे चूक इस सिंपैथी गेन करने का माध्यम बनेगा। पीएम की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है किसी भी राष्ट्र के लिए। पीएम व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, देश का संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर के उन्हें सम्मान दे। क्या देश इंदिरा गांधी जी को सम्मान नहीं दिया था क्या? क्या देश राजीव गांधी जी को सम्मान नहीं दिया था क्या? क्या इस देश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मान नहीं दिया था क्या? और आज कांग्रेस कर क्या रही है? उन्होंने तो मनमोहन सिंह जी की भी अवमानना की। नरसिम्हा राव जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था कांग्रेस ने, और वो इस प्रकार का व्यवहार करना चाहती है, चीजें नहीं स्वीकार करेगा ये देश। पीएम को पंजाब जाना चाहिए फिर रैली के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है
अगर उचित अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है पार्टी तय करेगी इस चीज को। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का जो व्यवहार और एक चुनी गई सरकार का जो व्यवहार वहां पे था वो अत्यंत निंदनीय था और शर्मनाक था। हम उत्तर प्रदेश की तरफ ही आते हैं योगी जी, और आपके जो 5 साल का कामकाज रहा है, एक तो हो गई उपलब्धियां, दूसरी वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको लगता है कि अभी मैं काम कर रहा हूं और प्रदेश की जनता को इस समय मुझे इसीलिए आगे बढ़ने देना चाहिए, फिर से एक टर्म देना चाहिए कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो नहीं कर पाए? हमने जितना लक्ष्य रखा था हमने उस कार्य को पूरा किया, हमने जो संकल्प किया था हमने उसको पूरा सब किया। पूरा हो गया एक हाँ। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश हमें लगता है कि अपार पोटेंशियल से भरा पड़ा है, अपार क्षमताएं हैं, इसको देश का नंबर 1 का प्रदेश बनना चाहिए। याद करें ना, 2016 के पहले 15-17 के पहले 16-17 में जब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात होती थी तो देश की 6ठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज नंबर 2 की आ चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर है। 2016-17 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी में 18% था, आज 4% है। खाद्यान्न उत्पादन के अलग अलग उसमें धान के, चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में यूपी जो कभी अग्रणी था एकदम पिछड़ सा गया था, आज नंबर 1 स्थान पर है। केंद्र सरकार की वे 50 प्रमुख योजनाएं जो गरीब कल्याणकारी हैं, लोक कल्याणकारी हैं, यूपी का स्थान 15 से ऊपर ही होता था, यानी 15 में, 17 में, 18 में, 23 में, 25 में और कुछ में तो 36वें स्थान पर रहता था। आज उन सभी स्कीम में यूपी नंबर 1 पर है। तो मुझे लगता है कि यूपी हर एक क्षेत्र में नंबर 1 होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसमें यूपी का योगदान होना चाहिए। यूपी की इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन की होनी चाहिए और उस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए, जिस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुने तक हम पहुंचा दिए हैं, लेकिन नेशनल एवरेज तक पहुंचाना, उससे भी आगे लेके जाना, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी अन्य संभावनाएं हैं जिस फील्ड में सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए हैं उसको एक बार और गति दिए जाने की आवश्यकता है। उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, इसके लिए हम लोग चुनावी समर में हैं। चूंकि कोरोना एक तीसरी लहर के तौर पर एक बार फिर हमारे सामने है, तो कुछ कोविड से जुड़ी हुई मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी योगी जी। कितनी बड़ी चुनौती है इस समय? बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आपने मुझे सेकेंड वेव के दौरान भी यही पूछा था, आपने कहा था कि आप नियंत्रित कर लेंगे यूपी के कोविड प्रबंधन को, तो आप स्वीकार करती हैं ना। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में यूपी ने सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का काम किया था और इस समय भी यूपी का कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर 33,900 एक्टिव केस हैं। 33,900 में से 33,600 होम आइसोलेशन में, 300 मामले जो हॉस्पिटलाइज हैं, इसमें से ज्यादातर वे मामले हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम पहले से थी या कैंसर से पीड़ित थे या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, वे लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट से आए थे और उन पे लक्षण देखे गए तो हमने उनको हॉस्पिटलाइज किया है। और जो हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, 3 दिन से 5वें दिन पे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। यानी रिपोर्ट भी, जैसे हमने सेकेंड वेव के दौरान डेल्टा वेरिएंट जब आया था उस समय हम देखते थे कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जा रहे थे, इसमें इतना नहीं लग रहा है। इसमें 3 दिन से 5वें दिन नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है। यानी एक सामान्य वायरल फीवर का जो साइकिल होता है 3 से 7 दिन का, इसका भी एक सामान्य साइकिल 3 से 7 दिन का। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में बचाव और बीमारी में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कोरोना बीमारी तो है, इसलिए जो लोग पहले से बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको उससे बचाव करना चाहिए अपना। और इसके लिए आवश्यक है कि उस सतर्कता के लिए सरकार कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन के ड्राइव को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं।
प्रदेश में हम लोग अब तक 21 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी चल रही है। अभी 15 से 17 वर्ष के नवयुवकों को भी वैक्सीन देने के लिए जो व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई है उसमें हम लगभग 25 लाख बच्चों को ये वैक्सीन दे चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि 15 जनवरी तक हम इस श्रेणी को 100% वैक्सीनेट कर लें, 15 से 17 के बीच को। हमारा प्रयास है कि जनवरी में हम लोग 100% लोगों को फर्स्ट डोज दे दें और सेकेंड डोज भी 75 से 80% लोगों को हम लोग उपलब्ध करवा दें, खास तौर पर अलग अलग चरणों में जो चुनाव होंगे उसको देखते हुए। टेस्टिंग हम लोग लगभग 10 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज के दिन पर कोई चैलेंज नहीं है। और अगर हमने सेकेंड वेव को नियंत्रित किया है तो हम लोग फर्स्ट डोज को भी, हम लोग अपने जो थर्ड वेव को भी नियंत्रित कर लेंगे। और घबराने की आवश्यकता, मैं फिर अपील करूंगा कि इसमें कोई घबराए ना, लेकिन बचाव और सतर्कता सावधानी जरूर रखें। एक दूसरा, वैक्सीन के डोज जिन्होंने नहीं ली वह जरूर वैक्सीन की डोज लें। और एक मेरी मीडिया से अपील जरूर होगी कि हम लोग आपदा के समय, संकट के समय अनावश्यक नेगेटिविटी न क्रिएट करें, नकारात्मकता न दिखाएं। जो लोग तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन ठीक होके जा रहे हैं, नेगेटिव जिनकी रिपोर्ट आ जा रही है, उनके इंटरव्यू अगर हम दिखाएंगे तो लोगों में एक उत्साह आएगा। लोग बीमारी को छुपाएंगे नहीं, क्योंकि बीमारी को छुपाने का मतलब क्या है? बीमारी को छुपाने का मतलब यह है कि हम लोग जो हैं बीमारी को छुपाते जब हैं तो जो भी उनके संपर्क में आएगा वो सभी लोग इन्फेक्ट होंगे। जब एक बार पता लगेगा कि इस व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव है तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। 3 दिन, 4 दिन अगर वो व्यक्ति थोड़ी भी सावधानी बरत लेगा तो अन्य लोगों को इन्फेक्शन की चपेट में आने से बचा लेगा। एक दूसरा, वैक्सीन जरूर ले लें। ये देखा गया कि जिन्होंने दोनों डोज ले रखी हैं उन लोगों पर इसका असर बहुत सामान्य वायरल फीवर जैसा है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनमें थोड़ा ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी खतरनाक नहीं है और मुझे लगता है घबराने की आवश्यकता नहीं। हम थर्ड वेव को पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे। पहले हम देखते थे कि चूंकि अधिकतर पत्रकार, मुझे लगता है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से बहुत ज्यादा सब वाकिफ रहते हैं, तो दिल्ली के बैरिकेड लगते थे, उससे पहले यूपी का बैरिकेड लग जाता था, नोएडा शहर का। वहां पर चेकिंग होती थी कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, बेमतलब का तो नहीं जा रहे हैं। इस बार दिल्ली ने बैरिकेड लगाए, यूपी ने नहीं लगाए। क्या ये चुनाव के कारण है या फिर इसलिए कि आपको लॉकडाउन की या कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं लग रही है? हमने, देखिए, लॉकडाउन हमारे यहाँ केवल तभी लगा था जब लॉकडाउन पूरे देश के अंदर था। नहीं योगी जी, कड़ाई तो जितनी यूपी ने की, जिस तरीके से नोएडा में आपका वीकेंड कर्फ्यू हो जाता था, दिल्ली नहीं रहता था, इस बार वो चीज नहीं नजर आ रही है। क्या आपको कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं लग रही? देखिए, है क्या कि हमने सेकेंड वेव के दौरान केवल नाइट कर्फ्यू रखा था, कंटेनमेंट जोन बनाए थे और हम लोगों ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग की थी निगरानी समितियों के माध्यम से। और निगरानी समितियों के माध्यम से हम लोगों ने मेडिसिन किट का वितरण हर घर तक पहुंचाया था। रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से हर एक संदिग्ध व्यक्ति की जांच की थी। सेकेंड वेव के दौरान हमने कोई कार्यालय बंद नहीं किया, कोई उद्योग धंधे बंद नहीं किए, क्योंकि उद्योग धंधों को बंद करने का मतलब बड़े पैमाने पर श्रमिकों को बेरोजगार कर देना था। फर्स्ट वेव के दौरान हम लोगों ने श्रमिकों को व्यवस्था दी थी, भरण पोषण भत्ता भी दिया था। उद्योगों से हमने कहा था कि भाई देखो, इनको बिठा करके पूरा मानदेय दो, लोगों ने दिया भी। लेकिन सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों की समझ में आया कि नहीं, हमें इसको अनावश्यक पैनिक बनाने की बजाय बचाव के उपाय करने चाहिए। हमने हर एक जगह कोविड हेल्प डेस्क बनाए, कोविड केयर सेंटर बनाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको नियंत्रित कर लिए थे। हमने सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के अनुभव का तीसरे वेव पे ले रहे, तीसरे उस पर भी हम लोगों ने लागू किया है। नाइट कर्फ्यू हमारे यहाँ रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का लागू हो चुका है। इस डोर टू डोर स्क्रीनिंग की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है और हम लोग हर एक अभियान को युद्ध स्तर पर चला रहे हैं।
व्यापक पैमाने पे वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारे यहाँ 15 लाख से 20 लाख वैक्सीन पर डे हम दे रहे हैं। 2 लाख से 2.5 लाख तक टेस्टिंग हमारी पर डे हो रही है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, दवा भी है, वैक्सीन भी है, और 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। आज कोई चैलेंज नहीं होगा, और क्योंकि इसमें 99% से अधिक लोग तो घर में रह के ठीक हो जा रहे हैं। एक सामान्य वायरल की तरह उनके पास फीवर है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। थर्ड वेव को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग नियंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, हमसे धन्यवाद बातचीत जी, नमस्ते।